हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कांस्टेंट गाइड। तो कैसे हैं? तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द कांस्टेंट गाइड में। आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुका है एंड इससे खुशी की बात नहीं है। 222 वैकेंसीज आई हैं जनरल कैडर में, टोटल आपके 291 है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि बैंकिंग की एपेक्स बॉडी है आपकी आरबीआई, मतलब सबसे टॉप बॉडी है, रेगुलेटर है, और उसमें हमको जॉब करने का मौका मिलता है आरबीआई के थ्रू। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अपने नोटिफिकेशन के बारे में अगर आप जान लिए होगे तो मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूँ क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। साथ में ये बहुत लोग का डाउट है कि भैया आरआरबी के एग्जाम्स भी आपके हैं, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क भी आपका जस्ट जब ये आपका मेंस खत्म हो रहा होगा 30 जुलाई को, उसके नेक्स्ट वीक आपका आरआरबी का रहेगा। तो भैया उसकी तैयारी करें या फिर इसकी तैयारी करें। तो उस समय आरबीआई असिस्टेंट भी आ रहा होगा, तो क्या लेके चलें वो भी डिस्कशन करेंगे आपका लास्ट में। कुछ डाउट्स हैं वो भी देखेंगे, और ब्रीफ में नोटिफिकेशन को पहले आपके मैं कुछ पॉइंटर्स बना रखा हूँ, मैं ऐसे ही पॉइंटर्स में आपको बता दूंगा, जो सारी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, एज ऑलवेज जैसा कि मैं करता हूँ। ठीक है, जल्दी से देखते हैं आपका जो नोटिफिकेशन आया है। पहली बात तो 3 कैटेगरी में आया है, एक जनरल कैटेगरी में, एक आपका डीईपीआर, एक आपका डीएसआईएम। तो हम इसकी बात करेंगे जनरल, क्योंकि इसमें ही मैक्सिमम लोग आपका फॉर्म भर पाते हैं। वैकेंसीज भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 222 आई हैं, बाकी कैडर में आपकी रिमेनिंग आई हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, सीधा आते हैं। तो फॉर्म फिलिंग आपकी आज से स्टार्ट हो गई, मतलब 9 मई से स्टार्ट हो गई, और ये चलेगी आपकी क्या बोलते हैं 9 जून तक चलेगी। 6 PM लास्ट रहेगा, तो मेक श्योर करना है उससे पहले भर दो अगर आपको भरना है तो। फेज़ 1 जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका 9 जुलाई को होगा, फेज़ 2 आपका 30 जुलाई को होगा। टोटल वैकेंसीज जो डीआरबी कैटेगरी में आई वो आपकी 222 के आसपास आई हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इस बार चेंज कर दिया गया है, और इस बार जो आपको एज लिमिट दिया गया है वो एज ऑन 1 मई दिया गया है कि 1 मई को आप मेक श्योर करो कि आप इस कैटेगरी एज में आप फॉल कर रहे हो, मतलब आप 21 से 30 साल के बीच में आप फॉल कर रहे हो। बहुत बेहतर तरीके से जानने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि आपकी जन्म जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो अगर 2 मई 1993 है या फिर उसके बाद है, और 1 मई 2002 है या फिर उससे पहले है, ये दोनों डेट्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो अगर इसके बीच में है या फिर ये दोनों डेट्स पे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो, इसके बाहर आप नहीं भर पाओगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। नाउ कमिंग टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आरबीआई क्या करता है कि आपको ग्रेजुएशन में 60% की डिमांड कर देता है कि आपको 60% आपको आना जरूरी है। अभी 60% होना क्या है? ग्रेजुएशन, पहली बात तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, भैया हमने बीए किया आर्ट्स से, उससे मतलब नहीं है। आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया हो, आप 3 साल का हो, 4 साल का कोर्स रहा हो, उससे मतलब नहीं है। ग्रेजुएशन अगर हुआ है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, चाहे आपने बीए किया हो आर्ट्स में, आपने बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, उससे मतलब नहीं है। मेन ये है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया हो, 60% या फिर थोड़ा उससे ज़्यादा आपके मार्क्स अगर हैं तो आप भर सकते हो। सेम चीज़ SC ST PWD वालों के लिए 50 है। अच्छा, और मान लो आपको ग्रेजुएशन में 60 से थोड़ा कम हो जाते हैं, 50-55 ही हैं, लेकिन आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपने किया है मास्टर्स में, उसमें 55 ईयर्स से ज़्यादा हैं तो भी आप भर सकते हो। ये और लिखा हुआ है, ठीक है, या तो ये चल जाएगा, दोनों हैं फिर तो अच्छी बात है। पासिंग, ये इनके लिए SC ST PWD वालों के लिए सिर्फ पास होना ही इसमें ज़रूरी है पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो, इतना समझ में आ गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए, यही जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे आप सभी के लिए, जो आप लोग के मैक्सिमम डाउट्स हैं। वैकेंसी यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा, 38 यहाँ पे, 31 यहाँ पे, ठीक है, और 222 आपके टोटल है यहाँ पे। उसके बाद आगे देखते हैं जरा, ये चीज़ें मैंने देख ली। सेंटर्स के बारे में यहाँ पे गिवन है कि सेंटर्स मैंने बता दिया आपको। एक मिनट थोड़ा आगे चला गया, एक मिनट, ठीक है। ये हाउ टू अप्लाई, ये तो चलो आगे आएगा। उसके पहले सेंटर्स का ये देख लेंगे, जो आपका प्री है, तो प्री एग्जामिनेशन में मैक्सिमम सेंटर्स आपको मिल ही जाएंगे मैक्सिमम सिटीज़ में, लेकिन जो आपका मेंस होगा, मेंस में आपको सेंटर सिर्फ स्पेसिफिक सेंटर से मिलेंगे, बहुत ही कम मिलेंगे। इस बात का ध्यान आप रखिएगा और भरते समय उस चीज़ को चेक कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बतानी थी, ये जो आपका रहा एलिजिबिलिटी का, सॉरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये मैंने आपको ध्यान समझा दिया। आप इस चीज़ को यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको वही लिखा हुआ मिलेगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, देख लीजिएगा, लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 3 ईयर्स ग्रेजुएशन कैंडिडेट्स, मतलब 3 या 4 जो भी है चलेगा दोनों, और टेक्निकल यूनिवर्सिटी से होना चाहिए वगैरह, जो भी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट है, ऐसा ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। नेक्स्ट कमिंग टू सीधा मुद्दे पे आते हैं, वो है आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है भैया। देखिए एग्जामिनेशन का जो पैटर्न आपका होता है ना, कुछ ऐसा होता है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। आपके जीए आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, क्वांट आती है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है। टोटल आपके 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के, मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है आपका, और सेक्शन टाइमिंग भी होती है। जैसे आपका सबसे ज़्यादा जो वेटेज कैरी करता है वो जीए कैरी करता है, जिसमें 80 क्वेश्चन आते हैं 80 मार्क्स के। फिर रीजनिंग में 60 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के। इंग्लिश मैथ दोनों में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं। ठीक है,
सेक्शन टाइमिंग देखा जाए तो 25 पॉइंट इन दोनों में होता है। रीजनिंग में क्वेश्चन ज़्यादा है तो लगाने में टाइम भी लगता है, आपके पजल्स वगैरह आती हैं, पूरा बैंकिंग पैटर्न पे ये होता है तो 45 पॉइंट लगते हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो कि एकदम न्यू होंगे, जिनको पता नहीं होगा पैटर्न किस चीज़ का होता है, तो हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ जब भी आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो हमेशा एक मॉक लगा लिया करो, प्रीवियस ईयर पैटर्न बना हुआ कि किस तरह से पेपर आता है, और पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, पैटर्न एकदम एक्जैक्टली लास्ट ईयर भी ऐसे था और ऐसे पैटर्न आएगा भी। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक फ्री मॉक की लिंक दे रहा हूँ, आरबीआई ग्रेड बी का फ्री मॉक है, आप लोग जाके लगा लो और ये चेक कर लो कि पेपर का लेवल कैसा होता है, पेपर का टफनेस क्या होता है, किस तरह से पेपर आपको खुलता है। हर 25 मिनट में जो की सेक्शन टाइमिंग है इसमें आप पेपर को अटेंड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आप लोग जाके लगा के देखना। मैक्सिमम लोग जो रिपीटर्स हैं वो लोग जरूर इस एग्जामिनेशन पे फॉर्म पे फोकस करें, क्योंकि ये उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एपेक्स बॉडी में जाने के लिए। और बहुत से ऐसे मेरे कलीग्स होंगे या फिर जो सीनियर्स होंगे या फिर जूनियर्स होंगे जो कि बैंक में जस्ट अभी ज्वाइन हो गए होंगे, तो आप लोग के लिए तो एग्जामिनेशन ये मस्ट है, ठीक है। आप में से कई लोग पूछे भैया आप भी भरोगे क्या, मैं बताऊंगा अभी लास्ट में। दूसरा ये ध्यान दीजिए कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब ये होता है कि देखिए जैसे मान लीजिए आपका टोटल कट ऑफ जो है जितना भी आया था, मान लीजिए 95 मार्क्स आया है, आपका निकल गया, लेकिन आपके रीजनिंग में 60 में से कट ऑफ गई थी सेक्शनल 13 नंबर और आपके सिर्फ 12 नंबर आए, तो आप फेल हो जाओगे, आप नहीं निकाल पाओगे। सेक्शनल कट ऑफ भी इंपॉर्टेंट है, आपको हर सब्जेक्ट पे इक्वल वेटेज देके चलना है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ कई लोग पूछे भैया कितनी होती है, वो तो एग्जाम के बाद ही पता चलेगी, तभी आपका वो आता है, ठीक है। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो जो लोग को समझ में नहीं आया है आप लोग मॉक वॉक लगा लो तो समझ में आ जाएगा पेपर का लेवल क्या होता है। वैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो जो पेपर का आपका लेवल होता है वो SBI PO प्री, IBPS PO प्री लेवल तक का ही होता है, कभी ऊपर जाता है कभी थोड़ा कम रहता है, क्योंकि आप देखोगे मैंने 2-4 साल के पेपर आपके एनालाइज किए हैं, कभी कभी कट ऑफ 120 चली गई थी, एक बार कट ऑफ 60-70 में गई थी। तो सिंपल सी बात है जिस बार कट ऑफ आपके 60-70 में गई थी उस बार पेपर आपके काफ़ी टफ बने थे। जिस साल 120 कट ऑफ गई थी, 120 के आसपास गई थी, वहाँ पे आपके कट ऑफ क्या बोलते हैं पेपर का लेवल थोड़ा ईजियर रखा गया था। चलिए फिर आपका फेज़ 2 होता है। फेज़ 2 में आपके 3 पेपर होते हैं, एक आपका ESI का होता है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ का, एक आपका इंग्लिश का होता है, एक आपका FNM का होता है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का। ये पेपर आपका टोटल 300 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, ये बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका ESI होता है इसमें 2 पेपर आपके होते हैं और इसमें भी आपके 2 होते हैं, मतलब पेपर 2 पार्ट में होता है, एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एक सब्जेक्टिव होता है। जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है वो आपका 30 मार्क्स का होता है, एक बार चेक कर लेता हूँ, 30 मार्क्स का होता है शायद, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा उसमें आपके 1 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं, और सॉरी 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इसमें ये बात ध्यान रखिएगा आपके 1 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं और 2 मार्क के बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, जिसमें आपको मैक्सिमम रिपोर्ट वगैरह से इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है। फिर आपका एक सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर का मतलब मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कैसे होता है, जब आपको आइडिया मिल जाएगा। ये किधर था, इधर था शायद, हाँ इधर होगा, इधर देख लेते हैं, ठीक है। ये है आपका थोड़ा ऊपर पेज नंबर 21 के आसपास था ना, ये देखिए। तो ऐसा पेपर आपका होता है फेज 2 में। फेज 2 में ऐसा देखिए ऐसा होता है, साफ साफ लिखा हुआ है, देयर विल बी 30 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कुछ 2 मार्क्स के होंगे, कुछ 1 मार्क्स के होंगे। और डिस्क्रिप्टिव जो होता है आपका, उसमें क्या होगा, कैंडिडेट्स को 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 2 क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स के होंगे विद डिफिकल्टी लेवल, मतलब टफ क्वेश्चन होंगे, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने होंगे, और 2 आपके 10 मार्क्स के होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका होता है। बाकी आपका इंग्लिश पूरा डिस्क्रिप्टिव भी होता है। ये टाइमिंग इन लोग की है 2 घंटे और 1.5 घंटे की टाइमिंग इन लोग की होती है। इसके बाद जो लोग निकालते हैं और उसको फाइनली इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है एंड देन उनका सिलेक्शन होता है। इसकी डिटेल स्ट्रेटजी मैं कोशिश करूँगा कि मेरी 2-4 लोग से बात हो रही है, कल मैं लेके आता हूँ किसी को, कल परसों में, और उनसे हम जो है अच्छे डिस्कशन करेंगे और पेपर के बारे में तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। चलिए सैलरी पक्ष की बात करते हैं। सैलरी पक्ष आपको थोड़ा सा जो डिटेल नोटिफिकेशन में आइडिया है वो ये दिया हुआ है कि जो ग्रॉस सैलरी होती है वो ये होती है 1,17,000 के आसपास दिया हुआ है। अच्छा, थोड़ा बहुत मैं आपको अलाउंस में बता दूं, इसकी सैलरी को बोला ये जाता है कि 2 लाख प्लस हो जाती है, 2 लाख के ऊपर ही होती है, 2,10,000 15,000 डिपेंडिंग ऑन द सिटी यू आर पोस्टेड इन, ठीक है। अब सैलरी की बात करते हैं, मान लो ग्रॉस आपका हो गया 1,17,000 रुपये, ये आपका साफ साफ सैलरी स्लिप में लिखा होता है, इतना होता है। फिर अलाउंसेस बहुत सारे होते हैं, जैसे मान लो आपका पेट्रोल अलाउंस मिलता है, 200 लीटर मिलता है पेट्रोल का इसमें, ठीक है। जैसे SBI वगैरह में होता है कि 45, 50, 65 लीटर तक मिलता है, इसमें क्या है आपका पेट्रोल का 200 लीटर मिलता है। नेट इंटरनेट का मतलब मिलता है, हाउस अलाउंसेस मिलता है, हाउस होल्ड का मिलता है, न्यूज़पेपर का मिलता है, बाकी एंटरटेनमेंट का ये सारे अलग अलग होते हैं। सदस्य कूपन आपको मिलते हैं, ठीक है, क्वार्टरली मिलते हैं मतलब। तो ये जो टोटल आपको देखा जाए तो ये अमाउंट 35,000 प्लस बैठ जाता है। फिर आपका जो
क्वार्टर है या फिर लीज एकोमोडेशन का फंडा है वो भी है। जैसे बहुत जगह आरबीआई में क्या है, क्वार्टर्स है, तो क्वार्टर्स मिल जाते हैं आपको। अगर क्वार्टर्स नहीं मिलते तो आपको लीज एकोमोडेशन दिया जाता है, जो कि हर बैंक में भी होता है। मैंने बताया था आपको पहले भी, डिपेंडिंग ऑन द सिटी। आप किसी टियर 3 सिटी में हो तो वहाँ पर आपका लीज कम रहेगा, 10-12 हज़ार तक का रहेगा। आप मुंबई दिल्ली जैसे शहर में हो तो वहाँ पर जो लीज का अमाउंट है, आरबीआई कैसे बताऊँ, तो 75,000 तक पहुँच जाता है। इसमें जो मेरे फ्रेंड है उन लोग को भी 75,000 तक के आसपास उन लोग को मिल रहा है। एसबीआई में थोड़ा कम होता है, 59 के आसपास होता है, लेकिन मुंबई जैसे शहर में ये ज़्यादा होता है। टियर 2 टियर 3 में थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे तो पूरा ये पैसा मिला के ज़्यादा हो ही जाता है। नेक्स्ट इसमें बात आती है कि शुड यू अप्लाई, क्योंकि देखो आपका जो आरबीआई ग्रेड बी का एग्जामिनेशन है, एक तरफ वो हो रहा होगा मई में जुलाई में, तो ऑब्वियसली तैयारी करोगे तो आपको ये 2 महीना डेडिकेट करना ही पड़ेगा ना। क्योंकि इसमें देखो जो प्री है इसकी तैयारी, तो आप इस पूरी बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे हो ना, प्री मेंस की इसकी पूरी जो तैयारी कर रहे हो, इससे आपका प्री वाला फंडा हो जाएगा। लेकिन इसमें जो मेंस वाला फंडा होता है वही मेन होता है, तो आपको मेंस भी निकालना पड़ेगा ना एग्जाम देने के लिए, मतलब फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब जो मेंस होता है ईएसआई, एफएनएम, इंग्लिश, उसके लिए आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, कम से कम अच्छे खासे दिन के लिए 1 महीना 1.5 महीना डेडिकेट होकर देना पड़ता है। अब मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोग होंगे जो कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आरबीआई असिस्टेंट भी टारगेट कर रहे होंगे, ये सारे एग्जाम टारगेट कर रहे होंगे, फिर आपका आईबीपीएस पीओ ये सब आएगा। अब होगा क्या, मैं आपको देखिए 2 तरह के बच्चों में बांट रहा हूँ। आप में से मैक्सिमम लोग कुछ ऐसे होंगे जो रिपीटर्स होंगे, एक बार पेपर दे दिया है, तैयारी पूरी है, प्री के मॉक्स अभी आप दे रहे हो, आपके परसेंटाइल अच्छे आ रहे हैं, 80-85 तो आ ही जाते हैं, ठीक है, आपको सिर्फ स्पीड की जरूरत है। मेंस भी आपका तैयार है, मेंस भी आपका तैयार है, कुछ चीज़ों पे काम करना रह गया था। पिछले बार आपने जब दिया था एग्जामिनेशन तो आपका मेंस में कुछ नंबर से रह गया था, तो फिर आप लोग जो है, जो लोग ऐसे रिपीटर्स हैं वो लोग चांस ले सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए, और आपको लेना भी चाहिए, इतना तो आपको वो होना चाहिए, थोड़ा बहुत तैयारी आप एक्सटेंड कर रहे हो ना, आप लोग करना चाहिए। लेकिन जो लोग फ्रेशर्स हैं, जिन लोग का प्री भी नहीं निकला है अभी, या फिर जो लोग अभी एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट किए हैं और आप ये सब एग्जाम्स को भी टारगेट करना चाह रहे हो, तो बेटर ये होगा कि आप इन पे अच्छे से फोकस करो, वरना आपका फोकस इन पे भी नहीं हो पाएगा ठीक से, और ये तो निकल ही नहीं पाएगा जब इस पे नहीं हो पाएगा। तो मैं ये बोलूँगा जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो लोग बिगिनर्स हैं, आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि आपका टारगेट क्या है, आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए मैं ऐसा ब्रदर आपको ऑनेस्ट वे में बता सकता हूँ, कंपनियाँ नहीं बताएंगी, उनको अपना सबका वो बेचना है, ठीक है, वो सब ये बोलेंगे फॉर्म भर दो, ऐसे कर दो, लेकिन मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, आप लोग को गाइड करता हूँ, आप लोग के साथ रहता हूँ, आपका भाई हूँ, दोस्त हूँ। मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि अगर आप फ्रेशर हो, आप एकदम नए हो, आप एकदम अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर सकते हो, पॉज ले सकते हो चाहो तो। हाँ, अगर पैसे की दिक्कत नहीं है, 800 रुपये का फॉर्म है, 800-850 का, तो आप भर सकते हो पेपर को चेक करने के लिए, प्री लेवल तक की तैयारी करने के लिए। लेकिन मेंस की तैयारी में बस ये ध्यान रखना, आप करना चाहो तो कर सकते हो, कई तेज बच्चे करेंगे भी, ये आपका हैम्पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में ये स्टार्ट हो जाएगा, और मोस्ट प्रॉब्ली शायद जुलाई अगस्त में आपका ये भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ के प्री मेंस पे आपको फोकस करना रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और कई लोग जो पूछते हैं कि भैया आप फॉर्म भरोगे, नहीं मैं फॉर्म नहीं भरता, ये सब मैम मुझे फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, आप लोग फॉर्म भरो। आप लोग को बल्कि जो इसका मैथ्स का पेपर है, आप लोग बताना जब फॉर्म भर रहे हो तो मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाऊंगा और दिखाऊंगा किस तरह क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे से एकदम क्लियर आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट मंडे से हमारी पता है मैथ्स क्लास हो ही रही है, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपको पता होगा कि मैथ्स की फाउंडेशन क्लास का मैंने पूरा एक पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे जाओगे वहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप मैथ्स फ्री में पढ़ सकते हो, पूरा एकदम मैंने बेसिक से लेके ए से लेके जेड तक पूरा पढ़ा रखा है। और नेक्स्ट वीक से 15 में से हम लोग फिर से रिज्यूम कर रहे हैं, जहाँ पे पेपर डिस्कस करेंगे, डीआई वगैरह लगाएंगे और अच्छे अच्छे मैथ्स की चीज़ों को करेंगे। तो मैथ्स का टेंशन आप मत लीजिएगा, बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करते रहिए, मॉक लगाइए और पेपर के बारे में जानिए। और जो लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीटर वगैरह हैं, आप लोग को रिस्क लेना चाहिए, अच्छी बॉडी है, अच्छा वैकेंसीज हैं और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में काम करने का आपको मौका मिलेगा। चलिए बताइएगा आप लोग फॉर्म भर रहे हो नहीं भर रहे हो। अच्छा, कोई डाउट्स होगा, यहाँ डाउट्स मैंने लिख रखे थे, कोई डाउट्स वगैरह अगर आपके होंगे तो पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा सेक्शन में। जैसे कई लोग पूछे भैया ग्रेजुएशन समझाई दिया मैंने, सेम डे होगा भैया फेस टू का पेपर, जी हाँ सेम डे ही होगा फेस टू का पेपर। ऐसे कुछ डाउट्स आप लोगों को मैं देख रहा था, तो वो डाउट्स अगर आपको फिर से होंगे किसी को, आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, ठीक है, पूछ लीजिएगा और बताना आप लोग फॉर्म भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो, कैसे सोच रहे हो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। जल्दी से मैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँगा किसी न किसी फ्रेंड के साथ जो आरबीआई में वर्क खुद कर रहे हैं, डिटेल में अच्छे से उनके साथ जानेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। एंड बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ, ठीक है।